मित्रों, किसी शहर में एक चंद्रसेन नाम की राजा राज्य करते थे। राजा के 7 रानियां थी, पर दुर्भाग्य से किसी भी रानी का कोई भी संतान नहीं था। इसी बात को सोचकर राजा बड़ा उदास रहता था। रही सही कमी उसकी प्रजा के लोगों ने पूरी कर देती थी। राजा सुबह सुबह घूमने के लिए जाते थे तो रास्ते में मिलने वाले नर और नारी राजा को देखकर मुंह फेर लेते थे। एक दिन एक मालिन सुबह सुबह अपने बगीचे में फूल तोड़कर वापस लौट रही थी। इधर से राजा चंद्रसेन टहलने के लिए जा रहे थे। राजा को देखकर मालिन एकदम मुंह फेर कर खड़ी हो गई। ऐसा बर्ताव राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने पूछा। तब राजा ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम मुझे देखकर मुंह फेर ली हो। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? मालिन ने डरते हुए कहा, यदि जान बख्शे तो बताऊं। राजा ने वचन दिया, जाओ बहन, तुम्हें मुझसे कोई नुकसान नहीं होगा। तब मालिन कहती है, महाराज, मेरे मुंह फेर कर खड़े होने का कारण है कि आप निसंतान हो। कोई सुबह सुबह आपका मुख का दर्शन कर लेता है तो सुबह से शाम तक का उसे भोजन नसीब नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको देखकर मुंह घुमा लिया। मालिन की यह बात सुनकर राजा को गहरा आघात लगा। राजा चंद्रसेन कहने लगे, हे मालिन, यदि तेरी बात सच है तब तो ठीक है। यदि तेरा बात झूठा निकला तो हम तुझे फांसी पर लटका देंगे। इतना कहने के बाद राजा ने अपने 2 सिपाहियों को इस बात का परीक्षण करने के लिए मालिन के ऊपर नज़र रखने के लिए बोल दिया। मित्रों, सुबह से शाम तक राजा के सैनिक उस मालिन पे दृष्टि गड़ाए रहे। जब भी वह भोजन बनाती और खाने को बैठती, तब तक कोई ना कोई आ जाता था। वह भोजन उसे खाने को नहीं मिलता था। राजा के सिपाही छुपकर उसके ऊपर नज़र बनाए हुए थे और उसे रोज सच में उसे पूरे दिन भूखा रहना पड़ा। तब सिपाहियों ने राजा को जाकर बताया, महाराज, यह बात सच है, आज उस मालिन को रोटी खाने को नहीं मिली। तब राजा ने सोचा कि मेरे चलते उनको आज रोटी खाने को नहीं मिली, और राजा को बड़ा दुख हुआ। इस हिसाब से तो ना जाने कितने लोगों को भूखा रहना होता होगा मेरी वजह से। धिक्कार है ऐसे जीवन पे। मेरे जीवन को यह सब बातें सोचकर राजा चंद्रसेन बीमार से रहने लगे। कई बार उनके मन में आत्महत्या का विचार भी आया, पर उनके सलाहकारों ने और रानियों ने समझा बुझाकर आत्महत्या करने से रोक लिया। राजा की ऐसी हालत देखकर रानियों आपस में विचार किया कि कोई ऐसा काम किया जाए कि राजा साहब की खुशी फिर से लौट आए। एक दिन उनमें से एक रानी ने झूठा खबर दे दिया कि उनमें एक रानी ने गर्भ धारण कर लिया है, और जल्द ही महलों में एक नन्हे मुन्ने बालक की किलकारी गूंजने वाली है। मित्रों, रानी के गर्भवती होने की खबर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसके दरबार में याचिकाओं को बुलाकर खूब धन लुटाया। इधर राजा की रानियों ने जिस रानी को गर्भवती बताया था, उसके पेट में कपड़ा बांध कर रखने लगे ताकि राजा को यकीन हो सके। धीरे धीरे समय गुजरता गया।
ठीक 9 महीना बाद उन्होंने राजा को फिर एक झूठी खबर दी। बड़ी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया है और दुख की बात यह है कि बालक को राजा साहब अभी नहीं देख पाएंगे। अगर उन्होंने देखने का प्रयास किया तो बालक के साथ अनहोनी हो सकता है, ऐसा ज्योतिषों ने बताया है। मित्रों, खबर राजा के शरीर में प्राण डालने वाली थी। उन्होंने सोचा कि देखने को ना मिलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, कभी तो कभी देखने को मिलेगा ही। हमारे लिए तो बस यही सबसे खुशी की बात है कि घर में कम से कम पुत्र का जन्म तो हुआ। राजा ने पूरे शहर में बधाइयाँ बजवाई, दान करवाए, भंडारा करवाए, मिठाइयाँ बांटी। राजा चंद्रसेन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। इसी तरह दान पुण्य करते हुए 20 साल बीत गया, परंतु राजा ने अनहोनी के डर से बालक को देखने का प्रयास नहीं किया। रानियां अपने राजकुमार को लेकर राजा को झूठी छूटी खबर पहुंचाती रहती थी। राजा उन्हीं को सुनकर खुश हो जाता था। अब तो एक दिन राजा ने राजकुमार को विवाह तय कर दी। शादी की पूरी तैयारी हो गई। रानियों की बड़ी चिंता हुई। वह आपस में विचार करने लगी, बहन अब क्या होगा। अब तक तो बात घर तक ही थी। हम कोई ना कोई बहाना बनाकर राजा को समझा देते थे, लेकिन अब तो बात खुल जाएगी। अगर यह बात राजा को पता लग गई कि हमने उनसे झूठ बोला था तो वह हमें दीवारों में चुनवा देंगे। मित्रों, अब तो सब कुछ ईश्वर के अधीन है। जैसे हो फिर रानियों को युक्ति सोचिए। एक पालकी बनाई और उसमें आटा का दूल्हा बैठा दिया और सबसे बोल दिया कि राजकुमार को देखने का कोई प्रयास नहीं करेगा। अगर राजकुमार को देखने का कोई प्रयास करेगा तो राजकुमार अंधा हो जाएंगे। राजकुमार अपना मुख सबसे पहले अपनी दुल्हन को ही दिखाएंगे, उसके बाद ही बाकी लोग देख सकेंगे। राजा ने सोचा, यह कितनी बड़ी बात है। 2-4 दिन की तो बात है। विवाह के बाद तो पुत्र का मुंह देखने को मिलेगा ही। अब तो धूमधाम से बारात कल निकलने का तैयारी पूरा होगी। आगे दूल्हे को डोली में कहार लेकर चल रहे थे। पीछे से राजा का सिपाही और बारात का पूरा दलबल चल रहा था। इधर बारात जाते हैं, सब रानियों ने जहर की पुड़िया मंगा कर रख लिया। जब बारात आएगी सबसे पहले हम लोग खा कर सो जाएंगे, क्योंकि वह जानती थी कि जो हमने किया है वह क्षमा योग्य नहीं है। राजा साहब देखेंगे कि पालकी में दूल्हा नहीं है, आटे का दूल्हा रखा हुआ है, तो पूरी बारात की बड़ी बदनामी होगी और इस अपमान को हमारे महाराज सहन नहीं कर सकेंगे। इधर बिन दूल्हे की बारात पूरे धूमधाम से चली जा रही थी। चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची तो कुछ देर विश्राम करने के लिए वह सब रुक गए। कहारों ने भी पालकी नीचे रख कर जलपान करने के लिए चले गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। उन्होंने देखा कि आज तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। एक बिना दूल्हे की बारात जा रही है और किसी को कुछ भी पता नहीं है कि पालकी में दूल्हा नहीं है, बल्कि एक आटे का दूल्हा बैठा है। यदि इस प्रकार यह लोग दूसरे के द्वार पर गए तो इनकी बड़ी बदनामी होगी और राजा इस अपमान को सहन नहीं कर पाएगा। और इधर राजा के सातों रानियां भी जहर का पुड़िया लेकर बैठ गई है।
वो भी जहर खाकर मर जाएंगे। इधर राजा का पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। तब नागिन पूछने लगी, हे स्वामी, ऐसा क्या हुआ है जो रानी को आटे का दूल्हा बनाना पड़ा, और इस मूर्ख राजा को सोचना चाहिए कि जब दूल्हा नहीं है तो विवाह क्यों तय किया। तब नाग कहता है, हे प्रिय, इसमें राजा का कोई दोष नहीं। दोष तो उन रानियों का है जो राजा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें झूठी झूठी खबर सुनाई। राजा से उन्होंने कहा था कि बेटा हुआ है। कहते हैं कि किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब झूठ पकड़ा जाता है तो बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ता है। झूठी तसल्ली देने से अच्छा है वो वास्तविक दुख ही ठीक होता है। मित्रों, नाग कहने लगा, हे प्रिय, रानियों के इस झूठ के कारण राजा को पूरे बारात को संकट में डाल दिया है। जब लड़की वाला देखेगा कि इस राजा ने हमारे साथ गंदा मजाक किया है तो इन पर आज आक्रमण कर देगा। हजारों निर्दोष बेमौत मारे जाएंगे। पर यह लोग राजा के निमंत्रण पर जा रहे हैं, इनका भी कोई दोष नहीं। राजा का भी इसमें कोई दोष नहीं, यह सब तो रानियों का दोष है। नाग कहने लगा कि हे प्रिय, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो इस विनाश को होने से बचा लो। नागिन पूछने लगी, वह कैसे? तो नाग ने कहा, हे प्रिय, आटे के दूल्हे की जगह पर भेष बदलकर मैं बैठ जाता हूँ और इस राजा के लाज बचाकर मैं वापस लौट आऊँगा। प्रिय बंधु, नागिन कहने लगी, अगर तुम दूल्हा बनकर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन यह बात ध्यान रखना कि तुम शीघ्र मेरे पास लौट कर चले आना। कहीं उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित होकर मुझे भूल मत जाना। प्रिय बंधु, नाग नागिन को वचन देता है और सुंदर राजकुमार बनकर पालकी में जाकर बैठ गया। और उसके बाद बारात जब दूसरे राजा के यहाँ पहुँची तो वहाँ दूसरे राजा के यहाँ दूल्हे की सुंदरता देखकर सब हैरान रह गए। पूरे राजमहल में दूल्हे की प्रशंसा हो रही थी। उधर राजा को खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे 2 सिपाही नगर में भेज दिए और रानियों को खबर करवा दी कि उन्होंने कितना सुंदर राजकुमार हमें दिया है। उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपने सचमुच हमारे को बहुत खुशी दी है। राजा की खबर सुनकर 7 रानियां भी खुश हो गई। उन्होंने सोचा, जरूर ईश्वर की कृपा है। अब तो रानियों ने मरने का विचार भी त्याग दिया मन से और दुल्हन की स्वागत की तैयारी में जुट गई। राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ। दुल्हन को लेकर आते समय उसी स्थान पर फिर से बारात रुकी और किसी तरह नाग अपने नागिन से मिलने आया और बोला, तुम्हारी कृपा से एक द्वार पर लाज बचा लिया हमने। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो थोड़ा उपकार और कर लेने दो। मैं इस लड़की को इसके ससुराल तक छोड़ आता हूँ। जब यह मुझे वहाँ नहीं देखेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगा। दोस्तों, नाग की ये बात सुनकर नागनी समझ चुके थे कि इस पर यह उपकार करके बहुत बड़ी भूल कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पति हमसे हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह होती है कि उसकी पत्नी होते हुए भी उसका पति दूसरे स्त्री से विवाह करे। इससे भी बड़ी दुख की बात तो यह है कि उसके साथ वो रहे और स्त्री इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। नागिन कहने लगी कि हे स्वामी, मैं आपको नहीं रोकूंगी। जो उचित आपको लगे वो आप करिए, पर मैं अब हार चुकी हूँ। लौटने का श्वासन देकर नाग वहाँ से चल दिया और राजकुमारी के साथ रहने लगा। राजा रानी के घर में उत्सव मनाया जा रहा था। यह देख राजा बहुत खुश हुआ।
रानियों ने भी राजकुमार को देखकर फूले नहीं समा रही थी और उसकी पत्नी जिसके साथ वह हाल में ही ब्याह करके आया था वह भी अपने पति से बहुत प्रसन्न थी। नाग सोचने लगा, अगर इन्हें इस तरह बिना बताए छोड़ के चला गया तो वे मेरे ब्याह में सह नहीं पाएंगे। यही सोचकर नाग अपनी पत्नी साथ रहने लगा। कई दिन बीत गए, जो अपनी नागिन को पास नहीं गया। इंतजार करते करते एक दिन नागिन खुद अपने पति के पास पहुंच आई और सोचने लगी कि लगता है मेरा पति स्त्री के प्रेम जाल में फंसकर मुझे भूल गया है और मुझे धोखा दे दिया है। अब तो गुस्से से पागल होकर वह नागिन रात्रि में राजकुमार के कक्ष तक पहुंच गई और उसने अपने पति को उस औरत के साथ सोता हुआ देख लिया तो अपने क्रोध को रोक नहीं पाई। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने इस सौत को ही डंस लूं। जब यह मर जाएगी तो मेरा पति मेरे पास लौट आएगा। परंतु फिर उसने सोचा कि अगर यह स्त्री मर गई, ऐसा ना हो कि मेरा पति इसकी याद में अपना प्राण त्याग दे। कितना सुंदर जोड़ी है दोनों का, इसे मारकर कहीं मुझसे अपराध ना हो जाए। यही सोचकर उसने उन्हें तो नहीं मारा, पर वह स्वयं ही अपना फन पटक पटक कर वहीं मर गई। प्रिय बंधु, हुआ जब सुबह राजकुमार उठा तो अपने नागिन को मरा हुआ देखा और शोक सागर में डूब गया और उस नागिन को लेकर रोता हुआ इधर उधर भटकने लगा। कहते हैं ना, एक स्त्री को चाहिए वह अपने पति के साथ यह 3 काम कभी न करे। पहला, स्त्री को चाहिए कि वह पुरुष को झूठी तसल्ली ना दे, झूठ बोलकर गलत मार्ग का अनुसरण ना करे, पति को खुश करने का प्रयास ना करें। ऐसा खुशी बाद में दुख का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। दूसरी बात, स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति को ऐसा अवसर ना दे कि उसे छोड़कर वह पर स्त्री के पास जाए, पर स्त्री के समय बिताए, उसके साथ बैठे, उससे बात करें। पराई स्त्रियों से एक निश्चित और मर्यादा दूरी बनाकर रखना चाहिए। ऐसा अवसर ना दें कि कोई आपके भावनाओं के साथ खेले। किसी भी दूसरे स्त्री को अपने शयन कक्ष में ना आने दें। और तीसरी बात, पत्नी से ज़्यादा दिन तक अलग ना रहें, क्योंकि पति पत्नी अगर थोड़ी दिनों के लिए अलग रहते हैं तो उनके बीच प्रेम संबंध कम हो जाता है। अगर यही अलग ज़्यादा दिन तक हो जाता है तो संबंधों में कड़वाहट आ जाता है या किसी भी और शख्स की एंट्री ना हो। इसके चलते संबंधों में दूरियां बनती है। अलग अलग रहे तो संपर्क में रहें। दोस्तों, यह हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आपको हमारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हमारे बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का स्टोरी आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे और आप इसका लुत्फ़ उठाता रहें। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो में अगले कहानी की ओर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।